हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम दिव्या पांचाल है। मैं आपकी एक्सेल की टीचर हूँ जो अगले 3 महीनों तक आपको बेसिक टू एडवांस एक्सेल सिखाएंगी। तो अगर आपको मेरी आवाज़ अभी तक क्लियर है तो आप मेरे को, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है तो आप मेरे को चैट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं यहाँ से देखती रहूँगी। मैंने आपके माइक्रोफोन्स ऑफ कर दिए हैं जिससे कि क्लास को डिस्टर्बेंस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो कोर्स है वो है बेसिक टू एडवांस एक्सेल, जिसमें हमारा बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस एक्सेल तक हम आपको सारी चीज़ें सिखाएंगे। ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है तो क्वेरी जो है हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्लास के बीच में हम डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, अगर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में यहाँ पर लिखकर भेज सकते हैं अगर आपको कोई भी सवाल करना है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर रिप्लाई कर दूँगी। ओके। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं ये बेसिक टू एडवांस एक्सेल का कोर्स है। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हम छोटी छोटी चीज़ों से सीखेंगे और काफ़ी बड़े बड़े फार्मूलाज तक हम जाएंगे, जहाँ पे आपको काफ़ी सारा एडवांस लेवल का एक्सेल जो है सीखने को मिलेगा। तो मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है। अगर आपको मेरी स्क्रीन एक्सेल की दिख रही है तो आप लोग यस कर लिख के भेजिए मेरे को कमेंट बॉक्स में। मैं वेट कर रही हूँ आपके रिप्लाई का। ओके। तो जैसे कि आप लोगों के रिप्लाई आ रहे हैं, इसका मतलब आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ, तो सबसे पहले जब भी हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि अगर मैं यहाँ पर एक्सेल स्टार्ट कर रही हूँ तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि एक्सेल क्या है और एक्सेल क्या काम करता है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे, उसके बाद आगे की क्लास जो है हम स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक्सेल एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है। माइक्रोसॉफ्ट किसने बनाया है ये सभी जानते हैं। एक बार मुझे चैट बॉक्स में लिख के भेजिए कि माइक्रोसॉफ्ट किसने बनाया है, अगर आपको पता है तो। तो अनीश आनंद जो है यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इज़ रिकॉर्डेड वीडियो विल प्रोवाइड और नॉट। यस, लेकिन अगर आप लाइव सेशन में समझेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, मैं यहाँ से कुछ बच्चों के मैसेज देख पा रही हूँ। यस, करेक्ट, बिल गेट्स ने बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, बिल्कुल। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि यहाँ पर आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आती हैं। अभी हम जो सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं हम एक्सेल। तो एक्सेल क्या होता है, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है यहाँ पर। अब एक्सेल क्या होता है आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक्सेल जो है ओपन कर दिया है। एक्सेल में हम क्या क्या काम कर सकते हैं और एक्सेल का क्या क्या यूज़ है हम ये देखेंगे। एक्सेल का यूज़ क्या क्या है। एक्सेल हम डेटा मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं। जब भी एक्सेल की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि एक्सेल किस लिए यूज़ होता है, डेटा मैनेजमेंट के लिए। कैसे डेटा मैनेजमेंट के लिए कि आप लोग देख सकते हैं, आप में से कई लोग जो हैं वो जॉब करते होंगे, ऑफिस में काम करते होंगे, जिनके पास काफ़ी बड़ा काफ़ी सारा डेटा होता होगा ऑफिस का, एम्प्लॉयज़ का। अब उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे उसमें आपकी अटेंडेंस आपको कैसे मैनेज करनी है, आपको सैलरीज कैसे मैनेज करनी है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो मैनेज करने के लिए हम एक्सेल का यूज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का मतलब ही यही है कि इसमें जो ज़्यादातर हम काम करते हैं वो ऑफिस वर्क के लिए करते हैं। जो भी इसमें प्रोग्राम आते हैं, जिसमें से हमारा एक प्रोग्राम एक्सेल भी होता है। तो एक्सेल क्या काम करता है, एक्सेल डेटा मैनेजमेंट का काम करता है। एक्सेल डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, बड़े बड़े डेटा को कैलकुलेशन में हेल्प करता है
और यहाँ पर आपके डेटा को एनालाइज करता है। आप लोग अगर ये सब कुछ नोट कर रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप एक कॉपी और पेन लेके बैठें और जो जो मैं आपको बता रही हूँ उसको आप नोट कर लें। इससे आपको समझने में जो है आसानी होगी और आप बाद में भूलेंगे नहीं कि हम क्या सीख रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर मेरी स्क्रीन पे एक्सेल देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पर टेम्पलेट्स आपको दिए हुए हैं इस तरीके के। जैसे ही मैं मोर टेम्पलेट्स पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर हमारी एक ब्लैंक वर्कबुक के साथ साथ हमें यहाँ पर काफ़ी सारे टेम्पलेट्स भी दिए हुए हैं। ये सारे टेम्पलेट्स हमारे काम को ईजी बना देते हैं कि अगर मुझे किसी का बजट ओवरव्यू करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे बजट का टेम्पलेट दिया हुआ है, यहाँ पर मुझे मंथली बजट का टेम्पलेट दिया हुआ है, यहाँ पर मुझे कैलेंडर का भी टेम्पलेट दिया हुआ है। काफ़ी सारे जो टेम्पलेट है यहाँ पर मुझे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम किस पे शुरू कर रहे हैं, हम शुरू कर रहे हैं ब्लैंक वर्कबुक पे। इस पर आपको यहाँ पर मेरी ये ब्लैंक वर्कबुक जो मैंने ओपन करी है आपको यहाँ पर ये दिख रही होगी। इसको हम बोलते हैं वर्कशीट। यानी जब हमारे पास कई सारी वर्कशीट, जैसे आप देख रहे हैं मैं नीचे ऐड कर रही हूँ, कई सारी वर्कशीट को हम ऐड करते हैं यानी कई सारी शीट्स को मिलाकर एक वर्कबुक बनती है। और अगर मैंने यहाँ पर एक सिंगल शीट पे क्लिक किया हुआ है उसको हम वर्कशीट बोलते हैं। तो आप समझ रहे हैं वर्कबुक और वर्कशीट में क्या डिफरेंस होता है। वर्कबुक क्या होती है, वर्कबुक कई सारी शीट्स को मिलाकर बनती है। और शीट क्या होती है, जो एक सिंगल शीट आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ओपन है वो एक सिंगल शीट है। मैं बीच बीच में आप लोगों से क्वेश्चंस जो है वो पूछती रहूँगी, तो आप लोग मुझे रिप्लाई करते रहिएगा। आप लोगों को अभी तक समझ आ रहा है, मेरी आवाज़ आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर यस लिख के मुझे सेंड कर दीजिए। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये सब चीज़ें आप जो देख रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ये सब क्या होता है, शीट क्या होती है, शीट के अंदर ये जो कॉलम्स हैं ये कितने होते हैं, क्या होते हैं, हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं यहाँ पर आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सारे टैब्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं टैब्स। यानी मैं होम पे क्लिक कर रही हूँ तो ये होगा होम टैब, ये है इंसर्ट टैब, ये है पेज लेआउट टैब, फार्मूला टैब, डेटा टैब। तो इनको हम टैब्स बोलते हैं। जैसे जैसे मैं इन टैब्स पर क्लिक कर रही हूँ आपको दिख रहा है यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हो रहे हैं मेरे को। इसको हम बोलते हैं रिबन्स। ये हमारे रिबन्स होते हैं। हर टैब के अंदर आपको अलग अलग डिफरेंट जो है रिबन्स मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। और इस पूरे बॉक्स को हम बोलते हैं मेन्यू बार। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये जो होते हैं ये हमारे टैब्स होते हैं। उसके अंदर आपको जो दिख रहे हैं ये इनको हम रिबन्स बोलते हैं और इस पूरे बॉक्स को हम बोलते हैं मेन्यू बार। आपको आवाज़ आ रही है मेरी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर मेरी शीट पे कई सारे रोज़ और कॉलम्स जो है नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इन सब रोज़ और कॉलम्स को मिलाकर ही ये जो हमारी एक्सेल की एक शीट जो है तैयार होती है। अब आप ये पूछेंगे कि इसमें कितने रोज़ होते हैं और कितने कॉलम्स होते हैं। तो एक्सेल के अंदर 10,48,576 रोज़ होते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ। अगर मैं यहाँ पर प्रेस करती हूँ कंट्रोल डाउन एरो तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा कर्सर है यानी जो बिल्कुल लास्ट में चला गया है उसके साइड में आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा भी है 10,48,576, 10,48,576। ये जो होती हैं आपकी रोज़ होती हैं एक्सेल के अंदर। अगर मैं यहाँ पर प्रेस कर रही हूँ कंट्रोल अपर एरो तो जो मेरा कर्सर है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ आ गया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल अपर पर आ चुका है, ठीक है। हमने ये देख लिया है कि एक्सेल के अंदर रोज़ कितनी होती हैं। अब हम ये देखेंगे कि एक्सेल के अंदर कॉलम्स कितने होते हैं। अब रोज़ के तो मुझे यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं लेकिन कॉलम्स के मुझे नहीं दिए होते, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले इसके लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल राइट एरो। जैसे ही आप कंट्रोल राइट एरो प्रेस करेंगे आपका कर्सर बिल्कुल लास्ट में चला जाएगा। ये देखिए, मैं दोबारा से आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर प्रेस किया कंट्रोल राइट एरो तो आपका कर्सर जो है एकदम लास्ट में मूव होकर आ जाएगा।
ठीक है। अगर मैं यहाँ पर प्रेस करती हूँ कंट्रोल लेफ्ट एरो, तो यहाँ पर बिल्कुल फर्स्ट पे आपका कर्सर आ जाएगा। तो एक्सेल के अंदर रोज़ होती है 10,48,576 और कॉलम्स होते हैं 16,384। मैं रिपीट कर रही हूँ एक बार और से कि कॉलम्स होते हैं 16,384, 16,384। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया है कि एक्सेल के अंदर कितने रोज़ और कितने कॉलम्स होते हैं। अगर आपको सेल्स जाननी है तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको सेल्स अपने आप पता चल जाएंगे कि एक्सेल के अंदर कितने सेल्स होते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं, इनको हम यहाँ पर सेल्स बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ आ रहा है। ओके, तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ तक देख लिया है। उसके बाद आपको ये दिख रहा होगा ये पार्ट, इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला बार। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने उसकी तरफ कर्सर किया, यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है फॉर्मूला बार, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला बार। ठीक है, अब फॉर्मूला बार क्या काम करता है मैं आपको बताती हूँ। फॉर्मूला बार क्या काम करता है कि अगर मैंने अपने सेल के अंदर कोई भी कंटेंट लिखा है, कंटेंट इन द सेंस मैंने यहाँ पर लिखा है ABC, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मुझे ये कंटेंट शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ फॉर्मूला टाइप करती हूँ, फॉर्मूला जैसे मैंने यहाँ पर लिखा इज इक्वल्स टू 98 प्लस 52, आप देख रहे हैं फॉर्मूला बार में मुझे सेम शो कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया, यहाँ पर मुझे 150 दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसी सेल पे वापस से क्लिक करूँगी तो फॉर्मूला बार में मुझे यहाँ पर उसका फॉर्मूला शो करेगा। फॉर्मूला बार का क्या काम करता है कि वो आपको जो भी अपने जिस भी सेल पे जो भी फॉर्मूला अप्लाई किया है, वो आपको वो फॉर्मूला जो है शो कर देगा। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि यहाँ पर जो है मुझे फॉर्मूला शो कर रहा है। यहाँ पर मुझे 150 नहीं शो कर रहा, यहाँ पर शो कर रहा है कि मैंने यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया। इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला बार, और ये काम कैसे करता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बॉक्स क्या काम कर रहा है। आपने देखा, इसको हम बोलते हैं एड्रेस बॉक्स। यहाँ पर ये क्या करता है कि ये जो है आपको हर सेल का एड्रेस बताता है। एड्रेस क्या होता है, अब आप पूछेंगे कि सेल का एड्रेस क्या होता है। आप देख सकते हैं मैंने एक सेल पे क्लिक किया है। अब इस सेल का एड्रेस क्या है, B8। B8 का मतलब क्या है, कॉलम जो है हमारा वो B है और जो रो है हमारी वो 8 है। तो यहाँ पर आपको ऊपर शो कर देगा B8। इस तरीके से ये क्या करेगा, आपका कर्सर जिस भी, यानी आपने जिस भी कॉलम पे अपना कर्सर रखा हुआ होगा, उस कॉलम का आपको एड्रेस दिखा देगा। आपको कहाँ दिखेगा एड्रेस, यहाँ पर इस नेम बॉक्स में। अगर मैं यहाँ पर टाइप करती हूँ D5 और मैंने एंटर किया, तो आप देख सकते हैं बिना मेरे क्लिक किए मैंने यहाँ पर सिर्फ उसका नेम डाला और उसने यहाँ पर D5 पे जो है मूव कर दिया। यानी ये क्या काम करता है, जो हमारा नेम बॉक्स होता है ये हमें हर सेल का एड्रेस दिखाता है। ठीक है, हम जो भी फॉर्मूला फंक्शन काम करते हैं वो यहाँ पर नाम नहीं दिखाता हमें, वो दिखाता है कि आपके सेल का एड्रेस क्या है। ठीक है, इतना आप समझ गए हैं। अब हम आगे का शुरू करते हैं। ये तो हो गई हमारी बेसिक चीज़ें कि एक्सेल में ये हमारी बेसिक चीज़ें हैं, हमने ये समझ लिया है। अब आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर मुझे शीट्स दिख रही है। ये जो मैंने शीट्स जो हैं ऐड की हैं, आपको शीट्स दिख रही हैं अलग अलग। अब आप पूछेंगे कि ये शीट्स कितनी होती हैं। एक्सेल के अंदर यहाँ पर आप एक वर्कबुक के अंदर अनलिमिटेड शीट्स ले सकते हैं। शीट्स जो होती हैं वो आपकी अनलिमिटेड होती हैं, आप जितनी चाहे यहाँ से आप यहाँ पर क्लिक करके शीट जो है ऐड कर सकते हैं बार बार। ये देखिए जैसे मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, शुभनीत कौर, आप बड़ा लेट ज्वाइन किए। शुभनीत कौर, आपको थोड़ा टाइम से ज्वाइन करना चाहिए। तो आप लोग ध्यान रखिए कि क्लास जो है वो टाइम से ही ज्वाइन करें। काफ़ी स्टूडेंट्स लेट ज्वाइन कर रहे हैं, इससे क्या होता है कि बीच में जो है डिस्टरबेंस होता है और बच्चों को। ठीक है, तो आप लोग क्या है टाइम से क्लास ज्वाइन कीजिए, इससे आपका भी टॉपिक छूटता है और बाकी बच्चों को भी डिस्टरबेंस होता है। ठीक है, हाँ, तो हम कहाँ पर थे, हाँ शीट्स पर।
अब आप देख सकते हैं कि एक्सेल के अंदर या हम कोई भी काम करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखा, मैंने यहाँ पे कुछ लेटर्स लिखे HGFH। अब हम कंट्रोल Z करते हैं तो ये वापस से क्या होता है, अंडू हो जाता है। कंट्रोल Z क्या शॉर्टकट की करती है, अंडू करती है। लेकिन अगर मैं यहाँ से कोई भी शीट डिलीट करती हूँ तो इसको हम अंडू नहीं कर सकते। यानी अगर मैं कंट्रोल Z करने की कोशिश करूँगी तो अंडू नहीं होगा। यानी अगर आपने कोई शीट यहाँ पर शीट पर जाके राइट क्लिक कर इस तरीके से डिलीट की तो शीट जो है आपकी वापस से नहीं आएगी, वो परमानेंटली जो है यहाँ से डिलीट हो जाएगी, वो अंडू नहीं होगी। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं, इससे हम अपने स्क्रीन को यहाँ से जूम कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको जूम कर रही हूँ, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे भी जूम हो रहा होगा, और यहाँ से मैं इसको जूम इन कर रही हूँ और जूम आउट कर रही हूँ। ये देखिए, इसकी एक शॉर्टकट की होती है, आप लिख लीजिए। अगर आप चीज़ें लिखते रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। मैं आपको इसकी शॉर्टकट की बता देती हूँ। इसकी शॉर्टकट की होती है Alt+V+Z। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। अगर आप लोग में से कई लोग अपना लैपटॉप वगैरह खोल के बैठे हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं अभी के अभी, नहीं तो जो लोग फ़ोन से क्लास ज्वाइन कर रहे हैं वो इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर प्रेस किया Alt+V+Z। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर कुछ ऑप्शन आते हैं जूम के, आप अपने हिसाब से Alt+V+Z करने के बाद स्क्रीन को है वो जूम कर सकते हैं। ठीक है, Alt+V+Z से आप क्या कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर मैं एक फ़ाइल खोल रही हूँ। हाँ जी, आपको मेरी फ़ाइल दिख रही हो गई स्क्रीन पर। अब यहाँ पर हम इन शॉर्टकट कीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये शॉर्टकट की जो है क्या काम करती है और कैसे काम करती है। आपकी स्क्रीन पर दिख रही होंगी आपको ये शॉर्टकट की, आप लोग को दिख रही है तो आप मेरे को एक बार यस लिख के भेजिए चैट बॉक्स में। हाँ, तो यहाँ पर कोई ख्याति शर्मा पूछ रही है कि जूम आउट की शॉर्टकट की क्या होती है। तो जैसे ही आप प्रेस करेंगे Alt+V+Z प्रेस करते ही आपको वहाँ पर जूम आउट और जूम इन का ऑप्शन दिख जाएगा। आप वहाँ से नंबर्स डालकर जो है जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं। आप एक बार ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होता तो आप मुझसे फिर वापस पूछ लीजिएगा। कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा है कि वो मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। हाँ, तो अब आप लोगों को मेरी स्क्रीन पर शॉर्टकट कीज़ जो है वो दिखाई दे रही है। यस लिख के भेजिए अगर आप लोगों को दिखाई दे रही हैं तो। ओके, तो अब हम इन शॉर्टकट कीज़ के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को अभी तक समझ में आया है तो आप यहाँ पर यस लिख के भेज दीजिए, नहीं तो जो भी आपकी क्वेरी है वो हम लास्ट में, मैं आपका जब माइक्रोफोन ऑन करूँगी तो हम वो लास्ट के 10-15 मिनट में डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। और मैं आप लोगों को एक बार फिर से ये बात बोल रही हूँ कि अगर आप नोटबुक लेके बैठेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और चीज़ों को नोट करने की वजह से आप ज़्यादा अच्छे से उसको सीख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इस शॉर्टकट की के बारे में जो है डिस्कस कर लेते हैं एक बार। हाँ, तो आपको यहाँ पर सबसे पहली शॉर्टकट की दिख रही होगी Shift F11। Shift F11 क्या काम करता है, मैं यहाँ पर प्रेस कर रही हूँ Shift F11। जैसे ही मैंने ये प्रेस किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नई शीट जो है वो खुलकर आ गई है, आपको दिखाई दिया। यहाँ पर Shift F11 प्रेस करने के बाद क्या हुआ, एक नई शीट जो है वो खुलकर आ चुकी है। ये देखिए, मैं दोबारा से आपको दिखाती हूँ, आप नीचे भी देख सकते हैं आप चाहे तो। ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक शीट जो है ऐड हो गई है। मैं दोबारा से प्रेस करती हूँ, मैं यहाँ पर प्रेस कर रही हूँ Shift F11। ये देखिए, एक और शीट जो है यहाँ पर नीचे ऐड हो चुकी है। ठीक है, Shift F11 से क्या होता है, Shift F11 से एक न्यू शीट जो है वो इंसर्ट हो जाती है। ठीक है, Shift F11 से एक न्यू शीट इंसर्ट हो जाती है। उसके बाद आप यहाँ पर दूसरी शॉर्टकट की देख रहे हैं Alt+IR। Alt+IR से क्या होगा,
मैंने जहाँ पर भी आप कर्सर रखेंगे, मैंने जैसे कर्सर अपना यहाँ पर रखा है सेकंड कॉलम में, इस थर्ड सेल पर। उसके बाद मैं यहाँ पर प्रेस कर रही हूँ Alt-I-R। जैसे ही मैंने ये प्रेस किया, आप देख सकते हैं उसके ऊपर एक पूरा का पूरा रो जो है इंसर्ट हो गया है। हर शॉर्टकट की के आगे लिखा हुआ भी है कि वो क्या काम करता है, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। आप चाहे तो इसका यहाँ से इसकी फ़ोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप नोट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप इनको यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। Alt-I-R प्रेस करने से क्या हुआ, यहाँ पर जो है एक रो जो है इंसर्ट हो गया। अगर मुझे ये रो डिलीट करना हो तो मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ से इस रो को, पूरी रो को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर प्रेस किया कंट्रोल माइनस। आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर प्रेस किया, कंट्रोल प्रेस करके जैसे ही आप माइनस प्रेस करेंगे वो पूरा का पूरा रो जो है आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल माइनस से पूरा का पूरा रो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अगली शॉर्टकट की जो दिख रही है वो है इंसर्ट कॉलम। इंसर्ट कॉलम मतलब जहाँ पर भी आपका कर्सर होगा, जैसे मेरा कर्सर है यहाँ पर फर्स्ट सेल में, मतलब ए कॉलम में फोर्थ सेल पर है, तो मैंने यहाँ पर प्रेस किया Alt-I-C। आप देख सकते हैं उसके बाजू में ही, उसके साइड में ही, लेफ्ट साइड में एक कॉलम जो है इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है। इससे क्या हुआ, उसके लेफ्ट साइड में एक कॉलम जो है इंसर्ट हो गया है Alt-I-C से। अगर मुझे इस कॉलम को यहाँ से डिलीट करना हो तो मैं क्या करूँगी, इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करूँगी और प्रेस करूँगी कंट्रोल माइनस। मैंने क्या प्रेस किया, मैंने प्रेस किया कंट्रोल माइनस। कंट्रोल माइनस प्रेस करने के बाद यहाँ से वो पूरा का पूरा कॉलम जो है डिलीट हो चुका है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है। जी, मैं चैट बॉक्स में साथ साथ आप लोगों के चैट्स भी पढ़ रही हूँ, यानी आप लोगों को समझ में आ रहा है। ओके, तो हम अब शुरू करते हैं आगे। हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ, कंट्रोल माइनस से मैंने वो कॉलम जो है पूरा का पूरा डिलीट कर दिया है। कंट्रोल माइनस से आप रो भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले उसको इस तरीके से या फिर आपको उसको इस तरीके से सिलेक्ट करना होगा डिलीट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अगली शॉर्टकट की जो है दिख रही होगी कंट्रोल प्लस। कंट्रोल प्लस से क्या होगा, कंट्रोल प्लस से भी आप इंसर्ट रो कर सकते हैं। कैसे, देखिए मैंने यहाँ प्रेस किया कंट्रोल प्लस, तो यहाँ पर उससे पहले आपसे पूछेगा, जब हमने प्रेस किया था Alt-I-R तो यहाँ पर उसको कोई ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, उसमें आपको क्लिक करना होगा एंटायर रो पर और ओके कीजिए एक बार। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि मैंने यहाँ पर प्रेस किया था अभी कंट्रोल प्लस, तो आपको मेरी स्क्रीन पे कोई ऑप्शन दिखाई दिया था? आप लोग एक बार बताइए मेरे को। नहीं, हाँ, ये आप लोगों को शायद ये वीडियो चैट की वजह से नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप इसको लैपटॉप में या पीसी में ट्राई करेंगे तो जैसे ही आप कंट्रोल प्लस प्रेस करेंगे आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई देगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैंने Alt-V-Z भी किया था तो वो भी आपको आपकी स्क्रीन पर शो नहीं हो रहा था, लेकिन वो मेरे को यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। ये कुछ इससे मीटिंग की वजह से कुछ है शायद, लेकिन अगर आप इसको पीसी पे, इन कीज़ को अगर आप अपने कंप्यूटर पे या अपने लैपटॉप पे ट्राई करेंगे तो ये काम करेंगी, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ इनको नोट कर लीजिए। अगर ये नहीं काम करती है तो आप वो चीज़ नोट डाउन करके रखिएगा, मैं आपको अगली क्लास में क्लियर कर दूँगी, ठीक है। इज़ दैट ओके फॉर यू? ओके, तो हम आगे शुरू करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये कंट्रोल माइनस इंसर्ट कॉलम वाली की भी ऐसे ही काम करेगी। ये मेरे को तो दिखाई दे रही है, लेकिन ये आप लोगों को नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे ही Alt-V-Z भी, यहाँ पर जो जूम का है, यहाँ पे जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो मुझे शो हो रहे हैं, लेकिन स्क्रीन पे आपको शो नहीं हो रहे। आपको सिर्फ उसका वर्क शो होगा, यानी जो वो काम कर रहा है सिर्फ वो ही शो करेगा, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद कुछ ऑप्शंस भी आते हैं, तो नहीं तो आप लोग हमारी वीडियोज़ तो देखते ही हैं, आपको वीडियोज़ में तो क्लियर हो ही जाता है ये शॉर्टकट कीज़। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कंट्रोल राइट। कंट्रोल राइट से क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था। कंट्रोल राइट से क्या होगा, कौन कौन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा कंट्रोल राइट से क्या हुआ था।
फटाफट बताइए। जी नहीं, एक्सेल शीट आपको दिख नहीं रही है क्या? आपको अब मेरी एक्सेल शीट जो है दिख रही है? क्या आप लोगों को अब मेरी एक्सेल शीट जो है वो दिखाई दे रही है? यस, सोनाली अग्रवाल ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। टेक्स टू द एंड ऑफ द कॉलम फॉर द लास्ट फिल्ड कॉलम। यस, ये जो है आपको क्या करेगा, कंट्रोल राइट एरो जो करेगा आपको एकदम लास्ट कॉलम पे आपका कर्सर जो है मूव कर देगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को मेरी शीट जो है विजिबल क्यों नहीं है? ज़्यादातर स्टूडेंट्स को है। ठीक है, तो कंट्रोल राइट अगर मैं प्रेस करती हूँ तो वो क्या करेगा, देखिए अभी मैंने कंट्रोल राइट प्रेस किया तो यहाँ पर वो सेकंड वाले कॉलम में चला गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अभी इसमें डेटा है। जब आपकी शीट खाली होगी तभी वो एक बारी में जो है लास्ट कॉलम पे मूव करेगा। लेकिन अगर आपके पास डेटा है, यानी जैसे मेरे पास यहाँ 2 कॉलम्स में कुछ डेटा दिया हुआ है, तो वो इस डेटा से होकर ही लास्ट कॉलम पे जाएगा। अब मैं प्रेस करती हूँ, आपको दोबारा दिखाती हूँ। मैंने एक बार कंट्रोल प्रेस किया तो वो सेकंड कॉलम पे आ गया। अगर मैं तीसरी बार प्रेस करती हूँ तो देखिए वो सीधा लास्ट में चला जाएगा। समझे आप लोग? मतलब अगर आपके पास खाली शीट है तो वो खाली शीट में क्या करेगा, एक ही बारी में लास्ट कॉलम पे मूव कर देगा। लेकिन अगर उस शीट में आप किसी डेटा के ऊपर ये काम कर रहे हैं तो डेटा के ऊपर क्या होगा, वो डेटा से होता हुआ इस तरीके से जाएगा। तो मुझे वापस जाना है तो मैंने प्रेस किया कंट्रोल लेफ्ट एरो। कंट्रोल लेफ्ट एरो से क्या हुआ, देखिए वो सेकंड कॉलम पे आया। अब फर्स्ट कॉलम पे आने के लिए मुझे वापस से कंट्रोल लेफ्ट एरो प्रेस करना होगा, तब वो फर्स्ट कॉलम पे आएगा। ठीक है, ऐसे ही कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करेगा। अगर मैं कंट्रोल डाउन एरो यहाँ से प्रेस करती हूँ सी कॉलम से, तो एक ही बारी में जो है मेरा कर्सर जो है नीचे चला जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कंट्रोल अपर एरो प्रेस करती हूँ तो एक ही बारी में ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इस वाले जो कॉलम में है आप देख सकते हैं कोई डेटा नहीं है, ये पूरा कॉलम खाली है। लेकिन अगर इस कॉलम में भी डेटा होगा, मान लीजिए यहाँ पर मैं कुछ लिख देती हूँ इस तरीके से। अब मैं ऊपर जाके प्रेस करती हूँ कंट्रोल डाउन एरो, तो आप देख सकते हैं कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करने से क्या हुआ, वो आपके डेटा पे जाएगा पहले, फिर उसके बाद नीचे मूव करेगा। ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझ गए कि कंट्रोल अपर एरो, लेफ्ट एरो, राइट और क्या कहते हैं लेफ्ट, ये किस तरीके से काम करेंगे, मूव करेंगे एकदम लास्ट में जाने के लिए, एकदम फर्स्ट में आने के लिए। लेकिन अगर आपके पास डेटा है तो पहले वो डेटा पे जाएगा, उसके बाद ही आगे मूव करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट 2 शॉर्टकट कीज जो है, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कंट्रोल स्पेस। कंट्रोल स्पेस क्या काम करता है, कंट्रोल स्पेस मैंने यहाँ पे प्रेस किया तो आप देख सकते हैं इससे पूरा का पूरा कॉलम जो है सिलेक्ट हो चुका है। कंट्रोल स्पेस से पूरा कॉलम जो है सिलेक्ट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर प्रेस करती हूँ शिफ्ट स्पेस, तो आप देख सकते हैं इससे क्या होगा, पूरा का पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये जो सिलेक्शन है ये पूरा एंड तक सिलेक्शन है, मतलब जहाँ पर लास्ट कॉलम है वहाँ तक ये पूरा का पूरा सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, कंट्रोल स्पेस से क्या होगा, कंट्रोल स्पेस से कॉलम सेलेक्ट हो जाता है और शिफ्ट स्पेस से पूरा का पूरा रो सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये जो शॉर्टकट कीज़ है ये समझ में आ गई है। ऐसी शॉर्टकट कीज़ और भी बहुत सारी होती हैं, ये तो मैंने अभी आपको कुछ बेसिक बताई है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे तो हम एक एक कुछ कुछ शॉर्टकट कीज़ का यूज़ जो है वो सीखते जाएंगे कि क्या क्या शॉर्टकट की कैसे काम करती हैं। ठीक है, अगर आप लोग को यहाँ तक क्लियर है तो आप लोग एक बार मुझे बता दीजिए। ओके, तो ठीक है, मैं आप लोगों के मैसेज देख पा रही हूँ, आप लोग को यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम जो स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे कि एक्सेल के बेसिक फार्मूलाज क्या क्या होते हैं। ठीक है, हम कुछ बेसिक फार्मूले से स्टार्ट करेंगे, जो हम अगला टॉपिक अपना पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर मैंने आपको शॉर्टकट की के बारे में बता दिया है, मैंने आपको मेन्यू बार, फार्मूला बार, नेम बॉक्स और यहाँ पे जूम करना ये सब सिखा दिया है। कॉलम्स और रोज़ के बारे में मैंने आपको लोगों को बता दिया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ आपको बेसिक जो सिलेक्शन की शॉर्टकट की है, जिससे आप ये सीख सकते हैं कि आप सिलेक्ट कैसे करें चीज़ों को ईजिली, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा माउस का यूज़ ना करके कीबोर्ड का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम यहाँ पे जो सीखेंगे वो बेसिक फार्मूला सीखेंगे, यानी जो एक्सेल के बेसिक फार्मूला होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं शीट पे जा रही हूँ। ओके, तो हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे यहाँ पर ये सब चीज़ें कि आप आपको आपकी स्क्रीन पे ये मार्कशीट दिख रही होगी,
यहाँ पर सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट और कुछ सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, टोटल मार्क्स दिए हुए हैं, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, एवरेज, परसेंटेज और रिजल्ट वगैरह। ये सब आपको यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये हम यहाँ पर ऑलरेडी ये शीट जो है मेरे पास बनी हुई है, लेकिन मैं आपको प्रॉपर एक तरीके से बना के दिखाऊंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर नई शीट पे काम करेंगे। ठीक है, आप लोगों को दिखा, जो मैंने आपको यहाँ पे मार्कशीट दिखाई, मैं आपको ये मार्कशीट पर आप जो ये आपको मार्कशीट जो है मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। ख्याति शर्मा, किस चीज़ का पीडीएफ मांग रही हैं आप मेरे को बताइए। ख्याति शर्मा पूछ रही है कि पीडीएफ मिलेगा क्या हमें। आप किस चीज़ का पीडीएफ पूछ रही हैं? हाँ, रोज़ की क्लास की रिकॉर्डिंग उन स्टूडेंट्स को बिल्कुल मिलेगी। अगर बाई चांस आप किसी इमरजेंसी की वजह से मिस कर देते हैं क्लास, तो आपको क्लास की रिकॉर्डिंग जो है मिल जाएंगी बिल्कुल। पीडीएफ नोट्स, जी आपको पीडीएफ नोट्स जो हैं आपको मिल जाएंगे। हम आपको ये जो शीट्स हैं आपको शेयर कर देंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, जो हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे आप लोगों का, जो मेरे नंबर से बना हुआ होगा। आप लोग मुझसे ईजिली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। मैं आपको ये सारी शीट जो है वो भेज दूँगी, जिस पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इनकी, बिल्कुल। अब आपके पास सर ने जो है आपको मॉड्यूल क्या सिलेबस भेजा होगा कि आपके जो पार्ट्स हैं वो मॉड्यूल्स में डिवाइड होंगे। तो आप लोगों को सबसे पहले तो अपना जो है सिलेबस जो है वो क्लियर होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, ठीक है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो मॉड्यूल 1 है, ठीक है। मॉड्यूल 1 में ही आपके जो है बेसिक फार्मूलाज आते हैं, ठीक है। जिसके पास अगर जो उसका सिलेबस नहीं है तो ओके, आपके पास सिलेबस नहीं है, जो सिलेबस है आपको कल तक आप सभी लोगों को सिलेबस भी मिल जाएगा। और ये जो यहाँ पर मैं डेटा बना रही हूँ, ये डेटा की आपको शीट्स भी मिल जाएगी। ये आप अपने पीसी में, लैपटॉप में, एक्सेल में ट्रांसफ़र करके इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। कल तक सभी बच्चों को जो है उनका सिलेबस मिल जाएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या डाल रही हूँ, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सीरियल नंबर। मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर डाल दी। अब सीरियल नंबर डालने के भी कई सारे तरीके होते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं प्रेस करती हूँ 1, मैंने एंटर प्रेस किया, मैंने प्रेस किया 2, या तो आप टाइप कर करके कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको काफ़ी सारे सीरियल नंबर टाइप करने हैं तो बहुत टाइम आपको, जो आपका बहुत टाइम जाएगा, बहुत वेस्ट जाएगा, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, ठीक है। मैं आपको इजी तरीका बताती हूँ। आप क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इस आपको ये प्लस का निशान दिख रहा होगा, इस पर लेफ़्ट क्लिक करके आप नीचे मूव करेंगे तो आप देख सकते हैं जहाँ तक भी आप मूव करेंगे वहाँ तक आपके सीरियल नंबर जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर 8 तक कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पर 8 तक कर लिया है सीरियल नंबर। अब सीरियल नंबर का ये मैंने आपको पहला तरीका बताया कि आप ड्रैग करके कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ से इसको डिलीट कर देती हूँ। एक मिनट। ओके, तो दूसरा तरीका जो होता है हमारा, दूसरा तरीका ये होता है कि मैंने यहाँ पर टाइप किया 1, मैंने एंटर किया और मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग किया। तो आप देख रहे हैं साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर सभी में 1 दिखा रहा है। लेकिन जैसे आप इसको ड्रैग करोगे, ड्रैग करने के बाद आप सीधा इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ऑटो फिल ऑप्शन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा फिल सीरीज़ का। फिल सीरीज़ का मतलब क्या है, वो जो है आपके नंबर्स को सीरीज़ में फिल कर देगा। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो आप देख सकते हैं आपके जो नंबर हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है सीरीज़ में फिल हो चुके हैं। तो ये हमारा दूसरा तरीका था, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर इसको 1 को ही नीचे ड्रैग किया और मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मैंने उसको कर दिया फिल सीरीज़। फिल सीरीज़ करते ही क्या हुआ, आपके नंबर जो है वो नीचे जो है सीरीज़ में फिल हो चुके हैं।
इतना आप लोगों को क्लियर है। उसके बाद मैं आपको थर्ड तरीका बताती हूँ। थर्ड तरीका क्या होगा आपका यहाँ पर, थर्ड तरीका होगा आप यहाँ पर लिखिए 1 लिखिए। 1 लिखने के बाद, या आप ना भी लिखिए, यहाँ पर होम के अंदर ही आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर फॉर्मेट का, सॉरी फॉर्मेट का नहीं, आपको यहाँ होम के अंदर ये ऑप्शन दिखेगा इस तरीके का, फिल का ऑप्शन आपको दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको, एक मिनट मेरा कर्सर मूव हो गया है दूसरी जगह, ठीक है, हाँ, आपको यहाँ पर फिल का ऑप्शन दिखेगा। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सीरीज़ का। सीरीज़ के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आप पूछेगा ये आपसे स्टॉप वैल्यू। स्टॉप वैल्यू मतलब कि आप जो है अपनी काउंटिंग कहाँ से शुरू करना चाहते हैं। आप चाहते हैं 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपसे पूछेगा, सॉरी ये स्टेप वैल्यू थी, यहाँ पर लास्ट में आपसे पूछेगा स्टॉप वैल्यू, यानी आप कहाँ तक एंड करना चाहते हैं। मुझे 8 तक चाहिए या मुझे 10 तक चाहिए। मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया और मैंने कर दिया ओके। ओके करने के बाद अब ये इस साइड क्यों मूव हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन जो है मैंने क्लिक नहीं किया। कौन सा ऑप्शन, मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। मैंने सीरीज़ पे गई, यहाँ पर ऑप्शन था रोज़ का। ये रोज़ वाला ऑप्शन होता है, यानी वो जो सीरीज़ उसने फिल की वो रोज़ वाइज की। मैं यहाँ पर कॉलम पे क्लिक नहीं किया। आप चूज़ कर सकते हैं, आप रोज़ वाइज भी फिल कर सकते हैं और कॉलम वाइज भी, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कॉलम वाइज फिल कर देती हूँ। जी, कॉलम वाइज फिल करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, वापस से उसी ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से सीरीज़ पे जाएंगे और यहाँ पर कॉलम्स पे क्लिक करेंगे। स्टेप वैल्यू पर डालेंगे 1, 2 जो भी आपको चाहिए, और स्टॉप वैल्यू जहाँ तक भी आपको चाहिए। मैंने यहाँ पर 10 डाला और मैंने क्या कर दिया, ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं अब जो यहाँ पर नंबर्स हैं हमारे वो कॉलम वाइज जो है फिल हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सीरियल नंबर डिस्कस कर लिया कि हम सीरियल नंबर किस किस टाइप से जो है फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक मार्कशीट बना रही हूँ जिसके लिए यहाँ पर मैंने कुछ सीरियल नंबर लिखनी है। अब मैं यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के नेम लिखूँगी। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ नेम ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगले कॉलम में मैं लिख रही हूँ यहाँ पर सब्जेक्ट 1 के मार्क्स। दूसरा कॉलम में ले रही हूँ यहाँ पर सब्जेक्ट 2 मार्क्स के लिए, और तीसरा कॉलम यहाँ पर मैं ले रही हूँ सब्जेक्ट 3 मार्क्स के लिए। मैं यहाँ पर 3 सब्जेक्ट के मार्क्स ले रही हूँ जिससे कि मैं यहाँ पर एक मार्कशीट जो है तैयार कर सकूँ। अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 3 सब्जेक्ट के मार्क्स ले लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या क्या चीज़ें आपको निकाल के दिखाऊंगी वो भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। जैसे मेरे को यहाँ पर निकालना है टोटल, मुझे यहाँ पर निकालना है मैक्स, मैक्स मतलब मैक्सिमम मार्क्स, मुझे यहाँ पर निकालने हैं मिनिमम मार्क्स, और उसके साथ साथ मैं यहाँ पर काउंट करने वाली हूँ एवरेज। तो मैंने यहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। आप लोग पूरा पूरा लिखिएगा कि मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, जिससे आप लोगों को क्लियर हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर एवरेज ले लिया है। यहाँ पर हम परसेंटेज भी निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिया है रिजल्ट। इस मार्कशीट के अंदर रिजल्ट हम 3 तरीके से निकालना सीखेंगे कि हम 3 तरीके से रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप लोगों को एक प्रॉब्लम दिख रही होगी कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही होगी आपकी स्क्रीन पे सामने कि यहाँ पर जैसे मैंने नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा, कॉलम विड्थ जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेट होती है, ठीक है। मेरे को यहाँ से डबल क्लिक अगर मैं करती हूँ तो इस तरीके से मुझे एक एक करके हर कॉलम की विड्थ को सेट करना पड़ता है कि मैं कैसे उसको सेट करूँ, ठीक है। मेरे को इसका शॉर्टकट चाहिए कि मैं इसको शॉर्टकट से इस काम को कर सकूँ। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले जितने एरिया में मेरा डेटा है उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगी इस तरीके से, और यहाँ पर मैं प्रेस कर रही हूँ ऑल्ट HOI। दोबारा से सुन लीजिए, मैंने क्या प्रेस किया, मैंने प्रेस किया ऑल्ट HOI, ठीक है। ऑल्ट HOI से क्या होता है, इससे आपकी कॉलम विड्थ जो है वो एडजस्ट हो जाती है। इसका ऑप्शन आपको कहाँ पर दिखेगा, इसका ऑप्शन आपको दिखेगा होम के अंदर फॉर्मेट में जाके, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। जैसे ही आप सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करके जिनकी भी आपको विड्थ सेट करनी है उनको सिलेक्ट करके इस पर क्लिक करोगे, आपकी कॉलम विड्थ जो है वो सेट हो जाएगी, ठीक है। हाँ, तो आप लोगों को कौन से ऑप्शन शो नहीं हो रहे,
काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उनका मैंने कहाँ क्लिक किया उन लोगों को दिखाई नहीं दिया। ठीक है, मैं एक बार से फिर से आपको दिखा देती हूँ, आप लोग एक बार मेरे को कंफर्म कर दीजिए। क्या अब मैं आप जहाँ क्लिक फॉर्मेट पे मैंने क्लिक किया हुआ है आप लोगों को दिखाई दिया? मेरे को चैट बॉक्स में मैसेज करके लिखिए। यहाँ पर मैंने फॉर्मेट पे क्लिक किया था अभी। सीरियल नंबर का थर्ड तरीका नहीं दिखा। सीरियल नंबर का थर्ड तरीका मैंने बताया था, मैं दोबारा से एक बार आपको बता देती हूँ सीरियल नंबर का थर्ड तरीका। हाँ, कुछ बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सीरियल नंबर का थर्ड तरीका उनको नहीं दिखा। मैं आपको फिर से बता देती हूँ थर्ड तरीका क्या था। मैंने यहाँ से पहले उनको डिलीट कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने 1 प्रेस किया। 1 प्रेस करने के बाद होम के अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन आता है। सबसे पहले आप होम पे जाएंगे, यहाँ एक ऑप्शन आएगा फॉर्मेट का, आप लोगों को दिखाई दे रहा है? यस लिख के भेजिए जिसका ये क्वेश्चन था। होम के अंदर आपको ये फॉर्मेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो मैं आगे बताती हूँ थर्ड ऑप्शन क्या था। इस ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा फिल का। ठीक है, फिल का ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा है। सॉरी, फॉर्मेट का ऑप्शन वो मैंने आपको ऑटो फिट कॉलम के लिए बताया था, वो दूसरे बच्चे का क्वेश्चन था। ठीक है, सीरियल नंबर वाले बच्चे के लिए मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर आपको ये जो फिल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ ऑप्शन आएगा सीरीज़ का। सीरीज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप स्टेप वैल्यू लिखेंगे। स्टेप वैल्यू मतलब कि आप अपनी काउंटिंग जो है कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं 1 से स्टार्ट करना चाहती हूँ तो मैंने 1 लिख दिया। और उससे पहले आप कॉलम्स में मैंने क्लिक कर दिया क्योंकि मुझे कॉलम वाइज जो है सीरियल नंबर चाहिए। स्टॉप वैल्यू में मैंने यहाँ पर लिखा 8, आपको 10 चाहिए आप 10 लिख सकते हैं। और जैसे ही मैंने ओके किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारे सीरियल नंबर आ चुके हैं। अब क्लियर है? अच्छा, सीरीज वाला बॉक्स आपको नहीं शो हो रहा। ओके, मैं सीरीज पे क्लिक कर रही हूँ, यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है? उसके बाद आपको शो नहीं हो रहा। ठीक है, ओके। ये प्रॉब्लम काफ़ी चीज़ों में आ रही है। अभी मैंने ऑल्ट भी सेट किया, यानी जो भी यहाँ पर बॉक्स खुल रहे हैं किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद वो आप लोगों को शो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ओके, 1 मिनट में चेक करती हूँ। जी, शायद ये क्लासेस में ही कोई दिक्कत इस तरीके की आ रही है। 1 मिनट, मैं आपको दोबारा से चेक करके बताती हूँ। ऐसे आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होगी, मैं समझ सकती हूँ। हाँ तो स्टूडेंट्स, इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि मैं यहाँ पर जिस भी ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी हमारे विंडो पे यानी एक्सेल पे बॉक्सेस आप देख सकते हैं, कुछ तरीके के बॉक्सेस खुलते हैं, वो स्क्रीन पर शो नहीं हो रहे हैं। यानी मेरे फार्मूलाज और मेरे फंक्शंस तो आपको शो हो रहे हैं, जहाँ पर मैं क्लिक कर रही हूँ वो भी शो हो रहा है, लेकिन मैं जो भी बॉक्स यहाँ पर ओपन कर रही हूँ वो शो नहीं हो रहा है। तो इसका सोल्यूशन मैं आपकी अगली क्लास तक आप लोगों को ढूंढ के बिल्कुल बता दूंगी, और यहाँ पर ये जो चीज़ें रह गई है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी। उससे पहले हम आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम आगे का टाइम वेस्ट क्यों करें, मैं आपको ये चीज़ें अगली क्लास में पक्का क्लियर कर दूंगी। ठीक है, ओके। शुभनीत कौर का मैसेज आया, ओके, नो वरीज, थैंक यू शुभनीत कौर। ठीक है, मैं आगे स्टार्ट करती हूँ। हाँ, तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया था कि हम कॉलम विड्थ को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। आप फॉर्मेट में जाइए, फॉर्मेट में पहले आप सिलेक्ट कीजिए उन कॉलम्स को जिसकी आपको विड्थ एडजस्ट करनी है, और यहाँ से आप ऑटो फिट विड्थ कॉलम पे जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे
यहाँ पर आपकी जो कॉलम की विड्थ है वो सेट हो जाएगी। अब यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पर कुछ लेटर्स ले, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया A B C D E F G और H, ठीक है। अब सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 मुझे मार्क्स एंटर करने हैं। यहाँ पर मैं, आप देख सकते हैं, अब मुझे कोई मार्कशीट तो मेरे हाथ में दी नहीं हुई है कि मेरे को किसी के मार्क्स दिए हुए हैं मैं एंटर कर दूँ, ठीक है। यहाँ पर जो भी मैं मार्क्स एंटर करूँगी सोच के करूँगी, समझ के करूँगी, यानी अपनी मर्जी से करूँगी, ठीक है। तो मैं आपको एक फंक्शन आज सिखाऊंगी, आप इसको नोट कर लीजिएगा, आपके काम आएगा ये। रैंड बिटवीन फंक्शन से हम रैंडमली नंबर एंटर कर सकते हैं। यानी अगर आप कोई ऐसा डेटा बना रहे हैं जिसमें आपको रैंडमली नंबर चाहिए, तो आप उसमें रैंडम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आप उस एरिया को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं एक फार्मूला अप्लाई कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ पर फार्मूला बोला, अब आपको मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर देती हूँ कि फार्मूला और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। फार्मूला और फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है, देखिए। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ इज इक्वल्स टू 85 प्लस 74, मैंने एंटर किया, इसको बोलेंगे हम फार्मूला। यानी इसमें मैंने कोई मैथ्स के कुछ सिंबल का यूज़ किया है, ये मैंने अपनी तरफ से लगाया है, यानी ये मैं चाहती हूँ कि मैंने 85 प्लस 74 किया है, ठीक है। अगर मैं किसी कुछ नंबर्स का सम करती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, कुछ नंबर्स लिखे मैंने यहाँ पर कॉलम्स में इस तरीके से, और मैं इनका सम कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ सम फंक्शन का, सम। तो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर मेरे को स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली जो है वो दिखा रहा है। यानी जो हमारे फंक्शंस होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं, वो एक्सेल में आपको पहले से ही डिफाइन किए हुए होते हैं जो आपके फंक्शन होते हैं। और फार्मूलाज क्या होते हैं, फार्मूलाज आप अपनी तरफ से बनाते हैं। तो फार्मूलाज और फंक्शन में ये डिफरेंस होता है। लेकिन जब हम पढ़ाते हैं या बात करते हैं तो एक्सेल में हम इनको फार्मूलाज फंक्शन बोल देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेम है, ये डिफरेंट है, ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं, ये प्री डिफाइंड होते हैं, और फॉर्मूला जो है जो आपने अपनी तरफ से बनाए हैं, यानी आपने खुद टाइप किए हैं, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं ये सम का फंक्शन एक्सेल के अंदर प्री डिफाइंड है, ठीक है। आप ये चीज़ समझ चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग एक बार मेरे को बताइए कि क्या डिफरेंस है दोनों में। ओ शिट, ओ शिट। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरे को लगता है किसी टेक्निकल इशू की वजह से जो मैं क्लास से है मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, सॉरी। तो आप लोग मेरे को बताएंगे कि आपको, हाँ, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, इस वजह से आपको लोगों को मेरी वॉइस जो है वो आनी बंद हो गई थी, ठीक है। तो आप लोग मेरे को बताएंगे कि आप लोग को लास्ट कहाँ तक सुनाई दिया था, क्योंकि मेरे को खुद आइडिया नहीं था मैं कब डिस्कनेक्ट हो गई थी। हेलो, हेलो, आप लोगों को अब मेरी आवाज़ आ रही है? आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? ओके जी। आई एम रियली वेरी सॉरी स्टूडेंट्स, मैं किसी टेक्निकल इशू की वजह से जो है क्लास से डिस्कनेक्ट हो गई थी, ठीक है। अब आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? तो आप लोग मेरे को बताएंगे कि मैंने जो लास्ट आपको समझाया कहाँ तक समझाया था, क्योंकि मेरे को खुद कोई आइडिया नहीं था कि किस तरीके से ये क्लास जो है डिस्कनेक्ट हो गई। कोई भी एक स्टूडेंट बताए मेरे को कि मैंने लास्ट पे कहाँ पे ख़त्म किया था। कॉलम विड्थ पे, सीरीज बॉक्स पे, ठीक है, ओके। हाँ, तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि जो हमने यहाँ पर मार्कशीट बनाई है जी, ऑटो एडजस्ट पे मैंने ख़त्म किया था, ओके। उसके बाद आप लोगों को मेरी आवाज़ आनी बंद हो गई थी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं उससे आगे से ही स्टार्ट करती हूँ। जी, तो आप लोगों को मेरी स्क्रीन पर जो है यहाँ पर ये सब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं कुछ,
मैंने मार्कशीट बनाई है जिनका मैं टोटल, मैक्सिमम, मिनिमम ये सब आप लोगों को निकाल के दिखाऊंगी। उससे पहले हम सबसे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि फार्मूलाज और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, फार्मूलाज और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, आइए हम डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ 2 + 5, इस तरीके से नहीं, अगर हम इस तरीके से लिखते हैं = 7 + 4, ठीक है, मैंने एंटर किया, तो इसको हम बोलेंगे फॉर्मूला। क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फॉर्मूला। यानी अगर मैंने यहाँ पर लिखा = 7 + 4, आप फॉर्मूला बार में देख भी सकते हैं, यहाँ पर ये फॉर्मूला जो है शो कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम फॉर्मूला बोलेंगे। लेकिन फंक्शन किस तरीके से काम करेगा, फंक्शन, अगर मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिखती हूँ, मैंने यहाँ लिखा 96 एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में मैंने यहाँ पर लिखा 85, उसके बाद यहाँ पर मैं इनका सम कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं फंक्शन का यूज़ करूँगी। वो फंक्शन क्या है, वो फंक्शन है सम। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पर आपको सम जो है नज़र आ रहा होगा। यानी फॉर्मूला और फंक्शन में यही डिफरेंस होता है कि जो हमारे फंक्शंस होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं। प्री डिफाइंड मतलब जो पहले से ही सेट है, यानी वो एक्सेल के अंदर पहले से ही सेट है। और ये जो फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है, ये मैंने खुद बनाया है, मतलब खुद बनाया इन द सेंस कि यहाँ पर मैंने इसका यूज़ खुद किया, यानी मैथ्स के कुछ सिंबल, प्लस माइनस डिवाइड जो भी मुझे करना है वो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, तब वो जाके हो रहा है। तो ये आपके फॉर्मूलाज और फंक्शन में जो है डिफरेंस होता है कि फंक्शंस आपके प्री डिफाइंड होते हैं और फॉर्मूलाज आपके प्री डिफाइंड नहीं होते। लेकिन जब भी हम एक्सेल में काम करते हैं तो हम कई बार फॉर्मूलाज को फंक्शंस बोल देते हैं, फंक्शंस को फॉर्मूलाज बोल देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सभी इस तरीके से काम करते हैं। देखिए, मैं आपको जैसे करके दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर सम जो है फंक्शन लगाया, उसके बाद मैं सिलेक्ट कर रही हूँ इन दोनों को, और मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर किया, तो यहाँ पर इन दोनों का क्या हो गया, सम हो गया। अब सम में जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मूला बार में क्या दिखा रहा है आपको, आप चेक कीजिए। फॉर्मूला बार में आपको दिखा रहा है यहाँ पर सम ब्रैकेट ऑन C12 और D12। अब ये C12 और D12 है क्या, मैंने आपको पहले ही बताया था। C12 D12 मतलब ये कौन से कॉलम पे हम, ये मैं C कॉलम और 12th रो पे हूँ, यानी ये मेरे को एड्रेस दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, एक तरीके से एड्रेस है। C12 और D12 जो है इन कॉलम का जो है एड्रेस है कि मैंने कौन कौन से कॉलम का प्लस किया है और मेरा आंसर क्या आया है। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर है, आप लोगों को समझ आया कि फॉर्मूला और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। अगर आया तो आप लोग मेरे को मैसेज करके यहाँ पर रिप्लाई, जी ठीक है, समझ आया। अब हम आगे शुरू करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर अब मैं कुछ सब्जेक्ट्स के मार्क्स डालना चाहती हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ मार्क्स डालूंगी, मैं सोचूंगी पहले कि मैं 74 डालूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई मार्कशीट तो दी नहीं हुई है किसी स्टूडेंट्स की कि यहाँ पर मैं उसमें से देख देख के मार्क्स जो है एंटर कर दूँ। मैं रैंडमली मार्क्स एंटर करूँगी, तो मैं अपना इस तरीके से अपनी एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा किसी ऐसे फंक्शन का यूज़ क्यों ना करूँ जिससे मैं रैंडमली नंबर्स जो हैं वो एक ही बारी में डाल लूँ। किस तरीके से, आइए हम सीखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस एरिया को हम सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर भी आपको नंबर्स चाहिए। मैंने इस पूरे एरिया को इस तरीके से जो है सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर मैं एक फंक्शन लगा रही हूँ = रैंड बिटवीन। दिख रहा है आपको, ये फंक्शन जो मैंने लगाया है रैंड बिटवीन, आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा क्योंकि ये प्री डिफाइंड है, तो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा आ रहा है। मैंने टैब दबाया, टैब दबाने के बाद ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है लिख कर आ गया। ठीक है, रैंड बिटवीन। अब ये पूछ रहा है बॉटम और टॉप। अब ये क्या है, बॉटम मतलब कि आप चाहते हैं मार्क्स आप कहाँ से शुरू करना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ जो भी मार्क्स ये इसमें डाले वो 28 से किसके बीच में हो, कॉमा डालेंगे, कॉमा डालने के बाद टॉप, यानी मैक्सिमम कहाँ तक हो, 100 तक, यानी 28 से 100 के बीच में वो यहाँ पर रैंडमली जो है मार्क्स एंटर कर दे। ब्रैकेट बंद करेंगे, ब्रैकेट बंद करने के बाद प्रेस करेंगे कंट्रोल एंटर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है रैंडमली मार्क्स जो हैं आपके एंटर हो चुके हैं। आपको दिखाई दिया रैंडम बिटवीन का फॉर्म, मतलब ये जो मैंने फंक्शन अप्लाई किया रैंड बिटवीन का, उससे क्या हुआ, यहाँ पर रैंडमली जो मार्क्स हैं वो एंटर हो चुके हैं। मैंने क्या किया, सबसे पहले रैंड बिटवीन का फंक्शन लगाया, यहाँ पर मैंने बॉटम मार्क्स डाले और टॉप मार्क्स डाले, और मैंने क्या प्रेस किया, कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर प्रेस करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर जो है मार्क्स डल चुके हैं। ठीक है, आप लोगों को ये फंक्शन समझ में आया।
यस, कंट्रोल एंटर हमने इसलिए प्रेस किया क्योंकि हमने लार्ज एरिया का सिलेक्शन किया था, हमने काफ़ी सारे नंबर एंटर करने थे, इसलिए मैंने कंट्रोल एंटर प्रेस किया। इसका मैं आपको दूसरा तरीका भी बताती हूँ। दूसरा तरीका क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। एक बच्चे का क्वेश्चन आया है कि अगर सिंगल सेल में हम प्रेस करेंगे तो सिंगल सेल में तो हमें रैंडम बिटवीन की ज़रूरत ही क्या पड़ेगी। सिंगल सेल में तो हम कुछ भी नंबर डाल सकते हैं ना अपने हिसाब से। आप डाल के देखिए, आप टॉप बिटवीन में क्या ही डालेंगे, सिंगल सेल में कैसे चलेगा। सिंगल सेल के लिए तो कोई इसका मतलब ही नहीं है। इसमें आपको एक इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, जब आपको काफ़ी सारे एरिया में कई सारे नंबर्स जो है एंटर करने हैं रैंडमली, यानी कुछ भी नंबर्स आपको एंटर करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताती हूँ कि अगर मैं खाली एंटर प्रेस करती हूँ, एक बार वो भी देख लीजिए कि अगर मैंने कंट्रोल एंटर नहीं प्रेस किया, मैंने खाली एंटर प्रेस किया, तो मैं सारे मार्क्स कैसे एंटर कर सकती हूँ। मैं अब दोबारा से ये फंक्शन अप्लाई करती हूँ। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद यहाँ पर वापस इन सबको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद प्रेस करेंगे इज इक्वल्स टू रैंड बिटवीन। मैंने यहाँ पर ये फंक्शन अप्लाई किया। मैंने बॉटम में मार्क्स डाले 28 कॉमा और मैंने टॉप में डाले 100। ब्रैकेट को बंद किया और मैंने प्रेस किया एंटर। तो आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही मार्क्स एंटर हुआ, लेकिन मैं इसको सभी कॉलम में कैसे फिल कर सकती हूँ। तो इसके लिए हम प्रेस करेंगे। मैंने सॉरी, दोबारा से मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। आपका सिलेक्शन नहीं हटना चाहिए, मेरा सिलेक्शन हट गया है, इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा, सिलेक्शन आपका हटना नहीं चाहिए। मैं दोबारा से एक बार ये फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ। मैंने दोबारा से इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने फंक्शन अप्लाई किया रैंड बिटवीन और यहाँ पर 28 कॉमा और 100, ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया। अब मैं यहाँ पर प्रेस कर रही हूँ कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से क्या हुआ, ये डाउन की तरफ जो है हमारा फंक्शन जो है डाउन की तरफ पूरा का पूरा फंक्शन जो है फिल हो गया। अगर मैं प्रेस करती हूँ कंट्रोल आर तो राइट साइड की तरफ पूरा फंक्शन फिल हो गया। कंट्रोल डी क्या काम करता है, जो भी फंक्शन आपने किसी भी कॉलम में अप्लाई किया है उसको डाउन की तरफ फिल कर देता है कंट्रोल डी। और कंट्रोल आर क्या काम करता है, कंट्रोल आर से वो राइट साइड जो है पूरा का पूरा फंक्शन जो है आपका अप्लाई हो जाता है। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर है। कंट्रोल डी और कंट्रोल आर, आप जो है फंक्शंस को कंट्रोल डी और कंट्रोल आर की हेल्प से भी कॉलम्स में फिल कर सकते हैं बिना माउस के यूज़ किए। ठीक है, क्लियर है आपको यहाँ तक। प्लीज़ मुझे यस लिख के भेजिए अगर आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है, तभी मैं आगे शुरू करूँगी। ओके, मैं आगे शुरू करती हूँ। ठीक है, आप जो है अपने सारे जो क्वेश्चंस है वो लिख लीजिए और मेरे से क्लास के एंड में पूछिएगा। मैं आपको टाइम दूंगी जिससे कि आप मेरे से क्लास के एंड में ये प्रॉब्लम्स जो है अपनी पूछ सके। ठीक है, अब हम आगे शुरू करते हैं। हाँ, तो आगे अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, मैं यहाँ पर सम का फंक्शन लगा रही हूँ। टोटल निकालने के लिए मैंने सम का फंक्शन लगाया, ब्रैकेट ऑन किया और मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रही हूँ ये जो नंबर्स हैं। अब ये नंबर्स जो है मैं माउस की हेल्प से नहीं सिलेक्ट कर, मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ एक शॉर्टकट की हेल्प से, जिसके लिए मैंने यहाँ प्रेस किया शिफ्ट और राइट एरो। शिफ्ट राइट एरो से क्या होगा, एक एक करके देखो सारे बॉक्स को सिलेक्ट करेगा। अगर मैं शिफ्ट लेफ्ट एरो प्रेस करूँगी तो वापस जा रहा है। ठीक है, शिफ्ट राइट एरो से क्या प्रेस हुआ, शिफ्ट राइट एरो प्रेस करते हैं तो एक एक करके वो नेक्स्ट कॉलम को जो है सिलेक्ट कर रहा है। और मैंने क्या किया, ब्रैकेट को बंद कर दिया और मैंने एंटर प्रेस किया। अब जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगी तो आप देखिएगा, देखिए जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया यहाँ पर वैल्यूज़ जो है चेंज हो रही हैं। यानी रैंड बिटवीन फंक्शन में एक दिक्कत आती है कि जैसे आप कोई उस पर कोई काम करते हैं, आप एंटर प्रेस करते हैं तो आपकी वैल्यूज़ जो है चेंज होती रहती हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन बताती हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसको कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। ध्यान से सुनिएगा आप सभी, कंट्रोल सी से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आपके पास पेस्ट एज अ वैल्यू, ये दिख रहा है आपको। दोबारा से दिखाती हूँ मैं आपको। इसको कॉपी किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पर ऑप्शन आएगा पेस्ट ऑप्शन में पेस्ट एज अ वैल्यू, वैल्यूज़ का ऑप्शन, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद देखिए आप फॉर्मूला बार में चेक कर सकते हैं, इस पे से जो है हमारा फंक्शन हट चुका है, ये सिर्फ नंबर्स रह गए हैं, यानी अब इन वैल्यूज़ में कोई भी चेंज नहीं कर सकते।
देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर इनको ड्रैग करके फिल कर दिया नीचे की तरफ टोटल को, तो आप देख सकते हैं अब कोई भी इसमें चेंजेस वैल्यूज़ में नहीं हो रहा है, क्योंकि एज अ वैल्यू में पेस्ट हो चुके हैं। एज अ वैल्यू में पेस्ट करने का मतलब क्या है कि उस पे से जो फंक्शन था रैंड बिटवीन का, आपको जो पहले फॉर्मूला बार में शो हो रहा था वो हट चुका है। अब ये सिर्फ वैल्यूज़ रह चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने टोटल भी सीख लिया इसके साथ साथ। अब जो सम है ना, हम यहाँ पर से भी कर सकते हैं, और होम के अंदर आपका एक ऑप्शन आता है, ये देखिए ये ऑप्शन आता है आपका जहाँ पे आपके फॉर्मूला होते हैं। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, देखिए सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिनिमम, ये सारे ऑप्शन से भी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको करके दिखाती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो आप इतना समझ गए कि एज अ वैल्यू में पेस्ट करने से क्या होता है। किसी की कोई क्वेरीज? ऑप्शन नहीं दिखा सिंथेसिस। कौन सा ऑप्शन नहीं दिखा? ख्याति शर्मा, आपको कौन सा ऑप्शन नहीं दिखा? ओके, लास्ट में बात करते हैं, बिल्कुल ठीक है, लास्ट में बात करते हैं इस बारे में, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है टोटल। अब मैं आगे आपको बताती हूँ। आगे हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज कैसे निकालेंगे, ठीक है। मैक्सिमम के लिए मैंने यहाँ प्रेस किया इज इक्वल्स टू मैक्स, मैंने प्रेस किया, ब्रैकेट ऑन किया, और मैंने क्या किया, यहाँ से तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स को सिलेक्ट कर लिया, और मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स जो है निकल कर आ गए। आप चाहे तो इसको यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इस पूरे एरिया को सिलेक्ट कीजिए और प्रेस कीजिए कंट्रोल डी, ठीक है। कंट्रोल डी प्रेस करने से क्या होगा, वो डाउन की तरफ जो है फिल हो जाएगा जो भी आपने फंक्शन इस पर लगाया है। तो मैक्स मतलब जितने भी इन तीनों सब्जेक्ट्स में से जिस सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो यहाँ पर आपको निकाल कर दे देगा, ठीक है। मैक्सिमम फंक्शन ये काम करता है कि आपको जो है मैक्सिमम मार्क्स जो है फाइंड आउट करके देता है। अब मिनिमम फंक्शन क्या काम करता है, मिनिमम के लिए यहाँ पर मैं प्रेस कर रही हूँ इज इक्वल्स टू MIN, मैंने ये प्रेस किया, ब्रैकेट को ऑन किया, और मैंने तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स को सिलेक्ट किया, और मैंने यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज किया, और जैसे ही एंटर प्रेस किया और इसको नीचे मैंने ड्रैग कर दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे सब्जेक्ट्स में से जो भी मिनिमम मार्क्स हैं वो यहाँ पर इसने फिल कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे ही हम एवरेज निकालेंगे, ठीक है। अब आज की क्लास में जो है हम यहाँ एवरेज और परसेंटेज तक ही करेंगे, रिजल्ट जो है हम अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है एक क्लास में ये सब इतना सब कुछ जो है आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इन दो टॉपिक्स के बाद, एवरेज और परसेंटेज के बाद, मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी, ठीक है। आप एक एक करके अपना माइक ऑन कीजिएगा और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस कीजिएगा, ओके। एवरेज में क्या आएगा, इज इक्वल्स टू AVG, ERA, मतलब एवरेज का आप यहाँ पे फंक्शन जो है अप्लाई करेंगे इस तरीके से, आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, ये देखिए आपको आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर एवरेज का फंक्शन जो है ऑटोमेटिकली दिख जाएगा, क्योंकि ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद वापस से सेम प्रोसेस, आप सब्जेक्ट के मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, और जैसे एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर जो है एवरेज आपकी निकल कर आ गई है। अब यहाँ पर मैं परसेंटेज निकाल रही हूँ। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर परसेंटेज के लिए कोई फंक्शन नहीं होता है, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल्स टू टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मार्क्स जो है 99 यानी ऑब्वियसली 100 में से दिए हैं, कि जो भी मार्क्स है मेरे 100 में से है, तो उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, जो भी मेरे टोटल मार्क्स यानी 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो है 100 में से दिए हुए हैं, ये आप सपोज कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर यहाँ पर मैंने लिखा 300, जो भी आपके टोटल मार्क्स हैं जो निकल कर आए हैं, और उसके बाद जितने आपके टोटल मार्क्स सब्जेक्ट के हिसाब से हैं जो कि 300 है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ से 100 से, और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर आपकी जो है परसेंटेज निकल कर आ गई है। अब आप ये पूछेंगे कि मैम जो यहाँ पर एवरेज और परसेंटेज जो है वो सेम आ रही है, एवरेज और परसेंटेज यहाँ पर आपको दिख सेम रही है, क्योंकि यहाँ पर मैंने मार्क्स इस तरीके से लिए, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। एवरेज क्या होती है, एवरेज होती है टोटल नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, और परसेंटेज क्या होती है, जो भी आपकी
नंबर्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर मल्टीप्लाई बाय 100, इसमें डिफरेंस है। क्योंकि अगर किसी सब्जेक्ट के मार्क्स मुझे ज़्यादा में से दिए, मान लीजिए 100 में से नहीं दिए हुए, मुझे दिए हुए हैं वो 150 में से दिए हुए हैं, तो उसके लिए हम परसेंटेज का यूज़ करेंगे, तब उसमें एवरेज और परसेंटेज आपकी अलग अलग आएंगी। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक करेंगे।